हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा मॉडल सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। साथ ही हम आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी मॉडल सेट दे चुके हैं, उसकी भी तैयारी करके अपने बोर्ड परीक्षा में के डर को खत्म कीजिए। अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पे जाइए और उस ग्रुप में आपको पीडीएफ के साथ साथ परीक्षा से जुड़ी भी सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे हमारे व्हाट्सएप पर अपना डाउट को शेयर कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ये है प्रश्नावली लंबी हो सकती है, तो ये तो विशेषता है। प्रश्नावली में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये विशेषता प्रश्नावली की नहीं है। आगे देख सकते हैं प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, ये तो भी गुण है। और प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, ये भी प्रश्नावली की एक विशेषता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही गलत है, इसलिए प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, यही हमारा हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर हमारे सामने की सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका गॉडफ्राइड एकेनवॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने तीसरा नंबर, कहता है अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का एक अध्ययन है, ये जो स्टेटमेंट है आखिर किसके द्वारा कहा गया था। तो ये कहा गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो सही व्याख्या करना कठिन है, किसके संबंध में, तो मुक्तोत्तर के संबंध में, ठीक है। तो हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही व्याख्या करना कठिन। ऑप्शन बी है उत्तर का विकल्प मौजूद होता है। ऑप्शन सी है उत्तर में समानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है स्कोर करना कठिन होता है। तो मुक्तोत्तर के संबंध में जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सही व्याख्या करना कठिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कि परास का क्या अर्थ है, यानी कि परास का क्या मीनिंग होता है। तो परास का मीनिंग क्या होता है, तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा आपका कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। परास का क्या अर्थ होता है, अगला है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का योग। तो जो प्रास होता है यानी कि जो रेंज होता है वो आपका क्या होता है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला है हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का एक उदाहरण है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा गुणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, कहता है कि किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, यानी कि पंक्ति का जो शीर्षक होता है किसी भी सारणी में उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग जानते हैं अवशीर्ष के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो आयत चित्र बनाया जाता है संतत चर के लिए, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8वां का सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कहता है सभी प्रेक्षणों के मूल्यों का योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त जो फल होता है, भागफल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि बहुत सारा परीक्षण है उसको हम लोग क्या किए, प्रेक्षणों की संख्या का योग निकाल लिए, यानी कि बहुत सारा परीक्षण है तो उसको हम लोग जोड़ लिए, जैसे ये जोड़ लिए, बी जोड़ लिए, सी जोड़ लिए, सबको जोड़ के और जितना प्रेक्षण है उससे हम उसको लोग भाग दे दिए, यानी कि नीचे नंबर ऑफ प्रेक्षण से हम लोग भाग देते हैं। तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है यानी भागफल मिलता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग माध्य के नाम से जानते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर माध्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर हमारे सामने, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है, यानी हमें औसत की गणना करना है तो हम लोग बढ़ते क्रम में चारों में से किस में सजाते हैं, क्या माध्य में या फिर माध्यिका में, गुणोत्तर माध्य में या फिर बहुलक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यिका। किसी भी चीज़ का माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमें आंकड़ा दिया है, इसमें हमें बहुलक
पूछ रहा है कि इसमें बहुलक हमारा कौन सा है। बहुलक आपको पता होगा कि जो इन परीक्षणों में, इन डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसी को हम लोग क्या जानते हैं, बहुलक के नाम से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। देखेंगे 10, तो देखेंगे हमको लगता है 10 कहीं नहीं है, तो 10 तो होगा नहीं। फिर देखेंगे 15 है ना, 15 एक बार है यहाँ पे, देख सकते हैं 15, फिर हमको लगता है एक ही बार है यहाँ पे, 15 एक ही बार है, तो ये होगा नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा बार बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। 26 देख सकते हैं यहाँ पे, 26 जो है हमारा देख सकते हैं एक बार यहाँ पे है, 2 बार यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार, ठीक है। फिर 52 भी एक बार चेक कर लेते हैं, 52 एक बार यहाँ पे है और 52 कहीं नहीं है, यानी सबसे बार हमारा क्या है 26 यानी 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, देख सकते हैं क्या कहता है कि चतुर्थक का वह मान जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है, यानी चतुर्थक का मान क्या करता है, तो 2 बराबर भागों में बांटती है या फिर 3 बराबर भागों में बांटती है, चतुर्थक 4 बराबर भागों में बांटती है, फिर 5। तो इसका सिंपल आंसर है चतुर्थक जो होती है वो 4 बराबर भागों में क्या करती है, आंकड़ों को बांटती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी, यानी माध्यिका का एक विशेषता क्या है, तो माध्यिका क्या करती है, आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है, 4 बराबर भागों में बांटती है, चरम मानों में निर्भर करती है, आंकड़ों को आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है माध्यिका, 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न दिए गए आंकड़ों से प्रास की गणना कीजिए, है ना। प्रास कहने का मतलब हमको रेंज पूछ रहा है ना, हमको ये नंबर दे दिया और पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज निकालने का सिंपल है कि हम लोग हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर में क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। तो हम लोग हाईएस्ट नंबर 150 और सबसे कम नंबर है 20, 150 में 20 घटाएंगे तो बचेगा 130, यानी यही हमारा रेंज हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा 130 हो जाएगा रेंज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है ना, वितरण की असमानता की माप कौन करता है, तो 15वां का सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र, है ना। यही जो है वो वितरण की असमानता को मापता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए। हमारा ये दे दिया है आंकड़ा और पूछ रहा है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसका, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो दिया है हमको एक्स का वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू, है ना। एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के बाद हम लोग निकालते हैं इसका मीन मतलब कहने का मतलब माध्य निकालते हैं। माध्य क्या करेंगे, जोड़ेंगे 8, 7, 15, 6, 21 और 5 कितना हो गया, 21 और 5 26 और 4 30 हो गया, है ना। 30 कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। अब इसका माध्य निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, कितना टोटल डिजिट है, 2 2 4 है 5 है, तो हम लोग 30/5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, है ना। हमारा माध्य कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमारा माध्य क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर dx निकालते हैं ना, हमारा x आ गया इतना, तो हम लोग अब निकालते हैं dx, ठीक है। dx कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा माध्य आया, ये सब x में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 6 में 4 घटाएंगे तो आएगा कितना, -2 आएगा। फिर हम लोग 6 में 5 करेंगे तो -1 आएगा। फिर हम लोग 6 में 6 करेंगे तो 0 आएगा। 6 में 7 करेंगे तो 1 और फिर 6 में हम लोग 8 मतलब 8 में 6 घटाएंगे तो आएगा 2, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 4 ऐसे 4 -6 इस तरह से घटाएंगे तो हमारा -2 ना आएगा। तो इसी तरह से हम लोग घटाते जाएंगे तो फाइनली हमारा जो निकल जाएगा dx का वैल्यू वो क्या हो जाएगा हमारा, -1 -2 यदि -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो हमारा x ये आ गया, फिर dx हमारा ये आ गया। फिर dx के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग dx के बाद फिर हम लोग निकालते हैं dx²। dx² कैसे निकलता है, तो हमारा ये जो dx आया ना सबका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो हमारा निकल जाएगा dx², सिंपल है ना। जैसे dx है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जब सबका स्क्वायर कर देंगे। अब -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, है ना। तो यह हमारा आ गया किसका वैल्यू, dx² का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, dx² का वैल्यू। अब यहाँ पे dx² आ गया तो हम लोग निकालते हैं 2d²x, है ना। क्या निकालते हैं, 2d²x यानी 2d² बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग 2d² कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सबको जोड़ देते हैं। तो 4 4 8 1 9 1 10 कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। यानी 2dx² कितना आ गया, 2dx² का वैल्यू आ गया 10। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड यानी कि हम लोग स्टैंडर्ड मानक विचलन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है √2dx² डिवाइडेड बाय n, है ना। टोटल नंबर कितना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अभी हम लोग 10 निकाल चुके हैं। और टोटल नंबर कितने यहाँ पे देख सकते हैं, 1 2 3 4 3 2 5 5 है, कितना है, 5 है। इसको काटेंगे आएगा 2, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का हो गया √2। कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन √2, लेकिन यहाँ √2 कहीं नहीं दिया। अब √2 का वैल्यू हम लोग जब काटेंगे तो आता है 1.414, कितना आता है 1.414, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, भले
आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे कैसे निकालें, पहले एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर हम लोग डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2dx²x। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग रूट अंडर में लेंगे 2dx²x, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे n से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध दर्शाता है। यानी ये जो हमारा ग्राफ है ये दो चरों के बीच कैसा किस तरह का जो संबंध है वो दर्शाता है। तो इस तरह जब हम लोग एक सीधा लाइन हमको मिलता है ग्राफ में तो ये जो आपका दर्शाता है वो आपका क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध को, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देख सकते हैं 18 नंबर की पियरसन सहसंबंध गुणांक का मान होता है ना। यानी कि जो पियरसन होता है यानी पियरसन्स कॉफिशिएंट का जो कैरिलेशंस होता है उसका मान जो होता है वो कितना होता है, +1 से -1 के बीच। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कीमत सूचकांक का क्या मापता है। जो कीमत सूचकांक होता है वो क्या मापता है, तो आपको ये सिंपल सा पता ही होगा, ये मापता है आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों का औसत परिवर्तन, है ना। क्या मापता है, तो आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की जो कीमत होता है उसका औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, कैसे मापता है देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग आधार वर्ष होता है और औसत परिवर्तन, आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष को हम लोग क्या मानते हैं P1, आधार वर्ष को हम लोग क्या मानते हैं P0, और इसमें जो औसत परिवर्तन आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं 100 से यूं करते हैं तो हमको निकलता है कीमत सूचकांक। ठीक है, तो कीमत सूचकांक क्या मांगता है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन कितना आ रहा है उस चीज को मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पांसे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है ना। यानी कि जो पांसे होता है, पांसे यानी कि कहता है कि इन दी प्राइस इंडेक्स, और हम लोग जो इंडेक्स निकालते हैं ना उसमें से जो वैल्यू टेकन करते हैं वेट का वो हम लोग किस टर्म में लेते हैं, तो उसको हम लोग लेते हैं Q1 से। किससे लेते हैं, Q1 से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है। जो मलमल है वो किस तरह के वस्त्र का एक किस्म होता है, तो वो सूती वस्त्र का, है ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। किसके द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था, तो ये हुआ था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, यही होता है निर्यात अतिरेक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहता है कि औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो इसका सही आंसर होगा 16% से अधिक थी, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच में चली थी। इतना सिंपल, मुंबई से थाने, बंबई से थाने के बीच चली थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार हम लोग मानते हैं वो मानते हैं निजी लाभ को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर कितनी थी, है ना, कितना प्रतिशत बढ़ा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8% वार्षिक, है ना। कितना हो जाएगा 8% वार्षिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का उत्पादन होता है, उसी वस्तु का उत्पादन होता है ना। किस तरह के वस्तु का उत्पादन होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी बाजार में जिसकी मांग होती है वो भी होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जिससे उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग होती है, तो सभी हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी। ये हमारा हम पिछले मॉडल सेट में दिए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस से ली गई थी। कहां से ली गई थी, रूस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, यानी कितने वर्ष के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तो कितने वर्ष में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 20 वर्ष में, है ना। जो आपका परिक्षेप्यात्मक योजना में जो लक्ष्य को प्राप्त करना होता है वो कितने वर्ष में, तो 20 वर्षों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है, यानी भारतीय का जो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स संस्थान है वो कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो आपका कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संवृद्धि का प्रमाणिक सूचक डैश है, यानी आर्थिक संवृद्धि का प्रमाणिक सूचक जो होता है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी। विश्व व्यापार संगठन था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1995 में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। भारत में जो नई आर्थिक नीति आई थी उसकी घोषणा कब की गई थी, तो उसकी घोषणा हुई थी 1991 में। कब हुई थी, 1991। ठीक है। अगला है कि प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है। नहीं, प्रत्यक्ष कर जो होता है वो किस पर लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर, वस्तुओं की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर या फिर वस्तु के निर्यात पर। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है वो हम लोग किस पर लगाते हैं, व्यक्ति की आय पर लगाते हैं ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है ना। जो विनिवेश होता है उसका मेन उद्देश्य जो होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना या फिर सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी योजना आयोग होता है उसके मेन जो अध्यक्ष होते हैं उसे हम लोग वो कौन होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही। ठीक है। अगला है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। टाटा स्टील जो है उस कंपनी की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 1907 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है। तो टाटा स्टील जो है वो कितने देशों में कार्यरत है, तो इसका सही आंसर होगा 26, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है लास्ट वन क्वेश्चन, विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक जो होता है उसको हम लोग जानते हैं IBRD से। किस नाम से जानते हैं, IBRD से। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और डेली आपको पता होगा हमारा मॉडल सेट 6 बजे या फिर 6:30 बजे अपलोड होता है, तो आप तैयार रहिएगा।